आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा बेस्ट एमसीक्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। दीज आर नॉट जस्ट एमसीक्यूज, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ इस टॉपिक को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे फॉर योर एग्जाम। बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट एरियाज आपको बताए हुए हैं, आपने बताना है कि उनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वेदर इट इज ईस्टर्न घाट्स, गंगेटिक प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न कोस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा वेस्टर्न घाट्स। देखो, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चन को खुद भी अटेम्प्ट करा करें पहले, उसके बाद आप इसका आंसर देखा करें और एक्सप्लेनेशन को सुना करें, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे आपका एक तरह से प्रिपरेशन का पता चलेगा आपका लेवल कहां पर है। ठीक है, अब देखो, पहले हमें समझना बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी होता है वेराइटी ऑफ बायोटिक लाइफ इन एन एरिया। जैसे प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज, उनकी कितनी वेराइटीज किसी जगह पे पाई जाती हैं, वो कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी टर्म को कॉइन करा था डब्ल्यू जी रोजन ने। आपने याद रखना है, डब्ल्यू जी रोजन ने इस टर्म को कॉइन करा था, और इसको पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने। इसने एडवर्ड विल्सन, ये वन डे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की डेफिनेशन में आपने दो चीजें याद रखनी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम उस रीजन को डिक्लेयर करते हैं जिसमें नियर अबाउट 1500 के अराउंड क्या होने चाहिए, वहां के जो प्लांट्स हैं वो एंडेमिक होने चाहिए। एंडेमिक होने का मतलब है कि 1500 के अबाउट जो प्लांट है वो सिर्फ उसी जगह में पाए जाने चाहिए और कहीं पाए नहीं जाने चाहिए। एंडेमिक का ये मतलब होता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की डेफिनेशन में एक तो 1500 जो वेस्कुलर प्लांट्स है वो एंडेमिक होने चाहिए, और नियर अबाउट 70% वहां पर जो स्पीशीज हैं वो थ्रेटेंड होनी चाहिए, मतलब उनको खतरा है टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस रीजन को हम क्या डिक्लेयर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया था, नॉर्मन मेयर ने। ये भी आपने याद रखना, नॉर्मन मेयर ने दिया था इसका कंसेप्ट। कब दिया था, 1988 में। ठीक है, अब अगर हम बात करें वर्ल्ड में टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड में। और इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक तो आपने देख लिया वेस्टर्न घाट्स है, ये तो हमने देख लिया, और 3 कौन से मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखो, एक हिमालयस का रीजन, हिमालयस का रीजन भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट हो गया 2। थर्ड वन इज हमारे पास इंडो बर्मा रीजन, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न वाला पोर्शन है, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न वाला पोर्शन है। उसके साथ आगे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वो सब आ जाता है। हमें इंडिया का देखना है तो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, ये किस में आ जाता है, इंडो बर्मा। और एक है सुंडालैंड। सुंडालैंड में हमारा जो निकोबार वाला पोर्शन है ना, इंडिया का निकोबार वाला पोर्शन प्लस वो इंडोनेशिया, मलेशिया आ जाएगा। उसको हम नहीं, आप इंडिया का देखो, इंडिया के पर्सपेक्टिव से सुंडालैंड में क्या आता है, जो हमारा निकोबार वाला जो एरिया, अंडमान निकोबार में निकोबार वाला रीजन जो है वो सुंडालैंड में आ जाता है। तो ये जो 4 रीजन्स है ना इंडिया में, इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया। और वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 36। ठीक है, ये क्वेश्चन थे कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी जियोग्राफिकल एरिया। किसी भी जियोग्राफिकल एरिया की बायोडाइवर्सिटी को किन किन चीजों से खतरा है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज किसी भी प्लांट या एनिमल्स की किसी जगह में जो पाई जाती है। पहली बात, ग्लोबल वार्मिंग से खतरा है। सेकंड, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, तो नेचुरल हैबिटेट का टूट जाना। जैसे कई बार हम क्या बनाते हैं, रोड बना देते हैं। अगर एक जंगल में रोड बना दी बीच में, तो आधा रीजन इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट को फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देना। इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, कोई बाहर से स्पीशीज लाके किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर देना, उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैम्पर होती है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तो ये चारों में से हमें बताना है कि किस किस की वजह से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, सभी मतलब ओनली ए बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ओनली ए बी एंड सी। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को किस किस चीज से खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग से। देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से डिफरेंट वेदर कंडीशंस रहती हैं, कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है, कभी सर्दी, तो उसकी वजह से भी, हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। जब हम फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, जैसे सपोज करो हमने बीच में क्या बना दिया, कोई रोड बना दी, उसकी वजह से क्या होता है कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, तो उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी जो है हैम्पर होती है। कई बार हम एलियन स्पीशीज को जब इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि एलियन स्पीशीज कई बार सुपीरियर होती है नेटिव स्पीशीज से, और वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को ले लेती हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो नेटिव स्पीशीज हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये तीनों रीजन जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी को हैम्पर करने वाले हैं, ये आपने याद रखना है। अब एक दो चीजें मैं और बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको बता दूं।
सबसे पहले एक बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब डिक्लेयर किया गया था? 2010 में। ये आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट आया था, वो कब आया था आपको पता होना चाहिए? 2002 में। ठीक है, उस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट के तहत एक बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये आपने याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जितने भी कंजर्वेशन के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ही देखती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पूछा जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें आइडिया होता है ज्यादातर चीजों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है, तो अगर वो ऑप्शन में हो हम मार्क कर देते हैं, बट आपको याद रखना है कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमने क्या देखा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010 को डिक्लेयर किया गया था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को 2003 में बनाया गया, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और जो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था वो 2002 में आया था। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करके कहीं ना कहीं पेन डाउन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इकोलॉजिकल pyramid इज ऑलवेज अपराइट? तो कौन सा इकोलॉजिकल pyramid जो है वो हमेशा अपराइट होता है? देखो इकोलॉजिकल pyramid होते क्या, देखो ये एक तरह की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखो होता क्या, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे हर्बीवोर्स होते हैं, उसके बाद कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, उसके पहले प्रोड्यूसर आते हैं, पहले प्रोड्यूसर फिर हर्बीवोर कार्निवोर, ये सारे क्या, ये ट्रॉफिक लेवल्स है। ये इनकी, इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो पायरामिड्स बनते हैं, बेसिकली ये पायरामिड्स डिफरेंट तरह के होते हैं। अपराइट पायरामिड वो होता है जिसमें नीचे वाला बेस में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हो, सबसे ज्यादा बेस हो, बड़ा हो बेस, उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्रीज होना शुरू हो जाए, इसको बोलते हैं हम अपराइट। अगर इन्वर्टेड वाला क्या होता है, इन्वर्टेड वाले में सबसे ऊपर सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो इन्वर्टेड आ जाता है, ये आ गया इन्वर्टेड। अब हमें बताना है, कई बार अपराइट भी हो सकता है किसी का इन्वर्टेड भी हो सकता है। हमें बताना है कि हमेशा अपराइट किसका होता है। पायरामिड ऑफ बायोमास, जितना बायोमास होता है, कितना ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो रही है किसी ट्रॉफिक लेवल में, क्या वो हमेशा अपराइट होता है? पायरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है, पायरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, या पायरामिड ऑफ कार्बन? तो बेसिकली तीन तरह के पायरामिड हम लेते हैं यहाँ पर, पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ नंबर और पायरामिड ऑफ एनर्जी। तो कौन सा ऑलवेज अपराइट होता है? पायरामिड ऑफ एनर्जी। क्योंकि आपने एक 10% लॉ पढ़ा होगा जो लिंडेमैन ने दिया था, उसने कहा था कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, और कितना परसेंट एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पहुंचती है? सिर्फ 10%। जैसे सपोज करो यहाँ पर 100 एनर्जी थी, इसका सिर्फ 10% ही ऊपर पहुंचेगी। तो देखो ये डिक्रीज हो रही है ना, हर लेवल में 10-10% एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जब भी नीचे से ऊपर एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी तो वो कौन सा पायरामिड बनेगा? अपराइट बनेगा। मैंने आपको बताया ना ये अपराइट वाला होता है। ठीक है, अपराइट वाला। अब जैसे पायरामिड ऑफ नंबर है, वो कई केसेस में मैक्सिमम तो वो अपराइट ही होता है, क्योंकि नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं, बट कुछ केसेस में वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह पायरामिड ऑफ बायोमास भी हो सकता है, बट पायरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा अपराइट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच लिव टुगेदर एंड म्यूचुअली बेनिफिट आर? देखो एक ऐसा रिलेशनशिप, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने इन्वायरमेंट मैंने उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है कि डिफरेंट रिलेशंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एक इस तरह का रिलेशन होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, म्यूचुअली बेनिफिट होता है। उसको क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म, सिम्बियोटिक, पैरासाइटिक या प्रीडेशन। तो उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशन इस तरह का रिलेशन होता है जिसमें दोनों को फायदा हो। जैसे एल्गी और फंजाई एक दूसरे को फायदा देते हैं, एक फूड देता है और एक उसको स्पेस देता है रहने के लिए, तो दोनों का एक दूसरे को हेल्प मिलती है। तो ये एक तरह का कौन सा रिलेशन है? सिम्बियोटिक। अब मैंने आपको बहुत सारे रिलेशन एक्सप्लेन करे थे। जैसे पैरासाइटिक, अब हमारी कई बार क्या होता है, आप देखो जैसे गाय वगैरह, अब हम अगर एनिमल्स ले लेते हैं जैसे कौ बफेलो हो गया, उसके ऊपर कई बार पैरासाइट्स आके बैठ जाते हैं। ठीक है, अब वो पैरासाइट्स क्या करते हैं, उसकी बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं। ठीक है, ब्लड सक, जैसे हमारी लीच वगैरह हो गया, ये सारे क्या करते हैं, बॉडी से ब्लड सक करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे लीच को तो फायदा हो रहा है, बट जिससे वो सक कर रहे हैं ब्लड, जिसका खून पी रहे हैं, तो उसको तो नुकसान हो रहा है। तो वो किस तरह का रिलेशन है? पैरासाइटिक, जिसमें एक का फायदा हो रहा है दूसरे का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर प्रीडेशन की बात है, प्रीडेशन का मतलब शिकार करना। जैसे एक लाइन किसी का शिकार कर देता है, हिरन का मान लेते हैं। ठीक है, अगर एक लाइन क्या करता है, एक हिरन का शिकार कर देता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइन को तो फायदा हुआ, उसको खाना मिला, बट हिरन की तो लाइफ चलेगी। इसका मतलब एक का फायदा हो रहा है और एक का नुकसान हो रहा है। अब कमेंसलिज्म में क्या होता है? कमेंसलिज्म में एक का फायदा होता है, दूसरा न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल रहने का मतलब उसका ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करे हुए हैं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी में देखो जाके, आपको ये सारा कवर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, जैसे सपोज करो एक, कई बार क्या होता है, जैसे शार्क होती है ना, शार्क एक बहुत बड़ी फिश है। अब कुछ स्मॉल फिश भी होती हैं
हाँ, किसके अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। अब क्या करती हैं वो स्मॉल फिशेस, क्या होती हैं शार्क के साथ जुड़ जाती हैं और शार्क की हेल्प से वो आगे ट्रैवल कर लेती हैं। इससे क्या हो रहा है, वो छोटी छोटी जो फिशेस थी जिनको खुद ट्रैवल करने में एनर्जी कंज्यूम होती है, वो शार्क की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं। इससे शार्क का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो देखो शार्क का कोई नुकसान नहीं हो रहा है और जो स्मॉल फिशेस है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रही है, उनका फायदा हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं कमेंसलिज्म। अब एक रिलेशन और इंपॉर्टेंट होता है एमेंसलिज्म। कौन सा होता है, एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में पता क्या होता है, एक का नुकसान हो जाता है और एक का न्यूट्रल रहता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरे का नुकसान हो जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज करो एक आप एक क्या होता है, एक यहाँ पे एक श्रब है, एक छोटी सी झाड़ी है, ठीक है, ये श्रब है किसी जगह पे और एक बहुत बड़ा पेड़ है उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो श्रब है, ये जो बड़ा पेड़ है, ये क्या करेगा, इसकी वजह से सनलाइट जो है वो इस श्रब तक नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या होगा, ये श्रब अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी और इस श्रब को क्या हो रहा है, नुकसान, ठीक है, माइनस आएगा इसके लिए, इसको नुकसान हो रहा है। बट हर ये जो बड़ा पेड़ है, इसको क्या है, इसके नुकसान, श्रब के नुकसान होने से कोई फायदा हो रहा है, इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पेड़ का कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, बट श्रब का नुकसान हो रहा है पेड़ की वजह से। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं अमेंसलिज्म, ठीक है। देखो अगर आप एमसीक्यू सेशन जो मैं करवाता हूं उनको देखोगे, सभी एमसीक्यू सेशन को, तो मैं आपको ये गारंटीड कहता हूं कि आपके टॉपिक्स फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाती है ना, उसके साथ साथ मतलब वो ये एक तरह की प्रिपरेशन का रिवीजन सेशन होता है, नॉट जस्ट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Lichens are formed as symbiotic association between which organism? तो लाइकन सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, मतलब दो आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को फायदा देते हैं। और लाइकन किसके बीच में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, क्या बैक्टीरिया एल्गी के बीच में है, एल्गी फंजाई के बीच में, एल्गी प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया फंजाई। तो ये किसके बीच में है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये एल्गी और फंजाई के बीच में रिलेशनशिप। और लाइकन्स पता है आपको गुड, इनको बोलते हैं गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इनकी प्रेजेंस या इन प्रेजेंस से हमें पता चलता है कि किसी जगह की एयर पोल्यूशन क्वालिटी कितनी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट बताया कि एल्गी और फंजाई में एक खाना प्रोवाइड करता है और दूसरा स्पेस प्रोवाइड करता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपकी इन्वॉल्वमेंट में देखना चाहता हूँ। हर एक बच्चा कमेंट करेगा जो लेक्चर को सीरियसली फॉलो कर रहा है, मुझे बताना है इसमें से खाना कौन प्रोवाइड करता है और स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एल्गी और फंजाई में से किस तरह का रिलेशन है, कौन किस में हेल्प करता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A place where animals are protected in their natural habitat, अपने ही नेचुरल हैबिटेट में जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो कौन सी जगह होती है। इज इट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही इस तरह के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जिसमें एनिमल्स को या प्लांट्स को अपने नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर सपोज मैं अगर आपको बोलूं बोटैनिकल गार्डन, तो बोटैनिकल गार्डन जो है ना वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो आपने एक अलग जगह पे किसी चीज को लगाया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज नॉट योर, दैट इज आर्टिफिशियल काइंड ऑफ कंजर्वेशन। तो ये तीनों नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन कंजर्वेशन टेक्निक्स जो है वो आ जाती हैं। अब इनमें भी क्या डिफरेंस होता है, जैसे नेशनल पार्क है, ये मैंने भी एक्सप्लेन करा था, इनमें हाई लेवल ऑफ जो है प्रोटेक्शन दी जाती है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो अलो नहीं होती है, जैसे आप टिम्बर कलेक्ट नहीं, कुछ वुड्स कलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ जो फूड प्रोड्यूस है वहाँ से नहीं ले सकते, रिसर्च वगैरह इतना बहुत कम होता है नेशनल पार्क में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक मैप प्रोग्राम है। मैप मींस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके तहत किसी भी रीजन को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ था, इसको याद रखना, 1971 में। और बायोस्फीयर में भी डिफरेंट जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन होती हैं। देखो कैसे होती हैं, ये याद रख सकते हो। जैसे सबसे बाहर वाली ये जो जोन होती है, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ये हो गया ट्रांजिशन जोन। ये कौन सी है, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, लोगों के घर भी होते हैं छोटे छोटे यहाँ पर, ठीक है, ये सब होता है। यहाँ पर हर चीज अलो होती है, जैसे आप वुड कलेक्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह, सब अलो होता है। उसके अंदर अगर हम चले जाएं तो ये होती है बफर जोन। कौन सी जोन होती है, बफर जोन। बफर में क्या होता है, आप रिसर्च वगैरह चीजें कुछ कर सकते हो। उस सबसे अंदर हो जाता है कोर। कोर में हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पर कुछ भी अलो नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना वो बहुत बड़ा एरिया होता है। कई बार पूरी की पूरी दो दो तीन तीन चार चार डिस्ट्रिक्ट मिलके एक एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाती हैं। कई बार एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने बायोस्फीयर रिजर्व को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है तो 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे बाहर वाली होती है ट्रांजिशन जोन, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज अलो होती है। बफर जोन में बहुत कम होती है और कोर में कोई भी एक्टिविटी अलो नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following chemical compound causes biomagnification? तो इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो बायोमैग्निफिकेशन कॉज करता है? Whether it is सल्फर डाइऑक्साइड, DDT, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड।
तो इसका आंसर है DDT। पहले आपको बायोमैग्निफिकेशन समझना होता क्या है। देखो क्या होता है, अगर कोई नॉन डिग्रेडेबल चीज है जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल है, वो इजिली आपको पता है डिग्रेड नहीं होता है। अब वो क्या होगा, प्लास्टिक को सपोज करो एक स्मॉल फिश ने कंज्यूम करा ना, स्मॉल फिश जो है उसके अंदर प्लास्टिक का पार्टिकल चला गया। अब स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, ठीक है, लार्ज फिश से हम मान लेते हैं, लार्ज फिश के बाद में इसको क्या है, इसको किसी एनिमल ने खा लिया, बड़े एनिमल ने खा लिया, टेरिस्ट्रियल वाले ने। अब वो जब मरा उसके बाद वल्चर्स वगैरह ने उसको खा लिया, वल्चर्स वगैरह लास्ट यही होते हैं स्क्वेंजर्स, वल्चर जिनको कहते हैं। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये जो नॉन डिग्रेडेबल चीज थी ना, ये स्मॉल फिश में जब गई थी ना, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम थी, बट जैसे जैसे ये बड़े बड़े ट्रॉफिक लेवल में जाती जाती है, ट्रॉफिक लेवल मतलब एक एक अलग एनर्जी वाले लेवल, जैसे एक को कोई दूसरा कंज्यूम कर रहा है, जैसे फूड चेन होती है, ठीक है। अब फूड चेन में स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा रही है, अब लार्ज फिश में ये जो नॉन डिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट था ना, जैसे प्लास्टिक था, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। उसके बाद जो फिश को खाने वाले एनिमल्स होंगे उसमें और ज्यादा बढ़ जाए, और लास्ट वल्चर्स में बहुत ज्यादा प्लास्टिक की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसकी वजह से वल्चर जो है वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, वल्चर्स क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से नॉन डिग्रेडेबल चीजें जो हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और बायोमैग्निफिकेशन की एग्जांपल इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइफॉस्फेट। इसकी वजह से जितने भी स्क्वेंजर्स हैं, चाहे वो वल्चर्स हो गया, ईगल्स हो गया, इनकी जो लाइफ है ये बहुत थ्रेटन हो गई और ये एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि जो नॉन डिग्रेडेबल चीजें हैं इनकी कंसंट्रेशन इनके अंदर बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से इनको बहुत जो है डिजीजेज वगैरह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अ फूड वेब, देखो एक होता है फूड चेन, फूड चेन में सिंगल अरेंजमेंट होता है, जैसे सपोज करो एक कोई है, उसको दूसरा खा रहा है, उसको तीसरा खा रहा है। बट फूड वेब में क्या होता है, जैसे एक कोई है ना, इसको दो तीन भी खा सकते हैं। तो फूड वेब में क्या होता है, चेन्स ऑफ फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन्स मिलके एक फूड वेब बनाते हैं। तो फूड वेब में हेनाज और वल्चर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, स्क्वेंजर्स हैं, या डिकम्पोजर्स हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये क्या होते हैं, स्क्वेंजर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो स्क्वेंजर्स और दो चीजें यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, आज एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखो आपने सुना होगा ना, कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स में हमारे लाइन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, गोट्स वगैरह को खाते हैं, ठीक है। अब स्क्वेंजर्स भी तो कुछ खाते ही हैं, वल्चर्स वगैरह भी कुछ खाते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है वो आपने समझना है। देखो जो कार्निवोर्स होते हैं ना, वो क्या खाते हैं, वो लिविंग चीजों को उनका शिकार करके, मतलब प्रीडेटर होते हैं, वो उनका शिकार करते हैं और शिकार करके खाते हैं। बट स्क्वेंजर्स में ऐसा नहीं होता। स्क्वेंजर्स क्या होता है कि जो बड़े शिकार मर जाते हैं, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसके पीछे आपने आगे पीछे वल्चर्स, ईगल्स वगैरह देखे हो, तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, स्क्वेंजर्स की कैटेगरी, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो सबसे पहले कंज्यूम कर, देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे यहाँ पर प्लांट्स आ गया। उसके बाद आ जाते हैं हर्बीवोर्स, कौन से आ जाते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, जो सबसे पहले कंज्यूम करने वाले होते हैं ना, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद जैसे कार्निवोर्स आ जाते हैं, कार्निवोर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, ये सेकेंडरी है क्योंकि ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। अब कार्निवोर्स में अंदर भी बहुत हैं, जैसे टॉप कार्निवोर अलग होता है, ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद हमारे पास एक एक ये क्वालिटी है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं और उनको ऑर्गेनिक को वापस इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कौन से आ जाते हैं, बैक्टीरिया, फंजाइज आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक चीजों को वापस तोड़ के इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दे, तो इनको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, वो गैस जो सन की इंफ्रारेड रे को ट्रैप कर ले। देखो यहां से समझो, ये जो सूरज है ना, हमारे सूर्य देवता, इन सूर्य देवता से तीन तरह की रेडिएशन निकलती हैं जो धरती की तरफ आती हैं, ठीक है। इसमें सबसे एक होती है अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। आपने सुना होगा अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन जो होती है, इसकी तीन टाइप्स होती हैं, UVA, UVB, UVC, ठीक है। UVC और इसमें से UVC जो है वो हार्मफुल होती है काफी, AB जो है वो आ सकती है, बट इनकी वजह से भी स्किन कैंसर वगैरह डिसीजेस होती हैं, ठीक है। इसलिए ओजोन लेयर जो है UV रे से हमें बचाती है। उसी तरह सन से एक रेज निकलती है विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन की हेल्प से ही तो हम देख पाते हैं। अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हो तो ये विजिबल रेडिएशन है सन की, जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ रही है, तो आप किसी चीज को देख पा रहे हो। तीसरी तरह की रेडिएशन निकलती है इंफ्रारेड रेडिएशन। आप धूप में बैठते हो ना सर्दियों में, गर्मियों में बैठो तो कम ही बैठते हो क्योंकि गर्मी लगती है, लेकिन सर्दियों में बैठते हो तो आप थोड़ी देर में वार्म फील करते हो, क्यों, दिस इज बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ सन। अगर सपोज करो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन सन की आ रही है, ये तो अच्छी है हमारे लिए, क्यों, हमें गर्मी प्रोवाइड करते हैं,
अगर सपोज करो मैं एक ऐसी चीज कर देता हूँ, ऐसे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में छोड़ देता हूँ जो इन इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़ लें और वापस बाहर ना जाने दें, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाएगा। यही होता है बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज का नतीजा। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं, इसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। मीथेन, निट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले नहीं करती है। इसमें से ये जो मीथेन, निट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन जो हो गया, इवन वाटर वेपर, ये प्राइमरी जो है रिस्पॉन्सिबल है। वाटर वेपर हो गया, ये सारे जो है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज में आते हैं, इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। देखो अगर मैं आपको ऐसे समझाने पे आऊँ तो मैं आपको इनका आंसर सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट जब तक आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तब तक एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना तो आप एलिमिनेट करके कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंच ही जाओगे, क्योंकि हर बार पेपर में यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, पेपर में क्वेश्चन चेंज आते हैं। तो चेंज को समझना और एलिमिनेट तभी कर सकते हो जब आपको किसी भी टॉपिक की पूरी इंफॉर्मेशन हो। किसी भी एग्जाम को देने से पहले सिर्फ एमसीक्यू लगा के कई बार हम चले जाते हैं, वैसा भी नहीं करना चाहिए। कंसेप्ट को फुल्ली समझना चाहिए। एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आईपीसीसी। तो आईपीसीसी की हमें फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल प्रोविजन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल प्रोविजन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर ए पार्ट ही था। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी को कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करती है जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी से किस तरह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। देखो पहले गर्मियों के दिनों में आजकल क्या होता है, इतनी गर्मी नहीं होती है। सर्दियों में इतनी सर्दी नहीं होती है, या तो कई बार सर्दियाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है और किसी साल में बहुत कम पड़ती है। तो ये क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे कई जगह पे ड्रॉट देखे जा रहे हैं, कई जगह पे फ्लड देखे जा रहे हैं। तो ये आईपीसीसी क्या करता है, क्लाइमेट चेंज पे एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब आईपीसीसी के बारे में हमें समझना है एग्जाम ओरिएंटेड। आईपीसीसी को बनाया गया 1988 में। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको बनाया। एक तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड इज यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसमें 195 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये चीजें आपने आईपीसीसी के बारे में याद रखनी है। यहाँ पर आप एक चीज समझ लेना, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी चाहिए आपके एग्जाम के लिए। इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनईपी क्या होती है, यूएनएफसीसीसी क्या है, ठीक है, ये कब आए, ठीक है, यूएनसीसीडी मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद जो है सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद रियो समिट हुआ, अर्थ समिट हुए। जितने भी समिट्स हुए इन्वायरमेंट रिलेटेड, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सब चीजों के ईयर और ये किसके रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इन सब चीजों को कंबाइन करके आपको पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कार्बन सिंक ऑन द अर्थ। अर्थ में सबसे ज्यादा कार्बन सिंक कौन सा है? कार्बन सिंक होता है जो कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा जो है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है अर्थ में? वेदर इट इज फॉरेस्ट, सॉइल, ओशन, एनिमल्स और एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर है ओशंस। ओशंस जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन सिंक का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साइंस दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड विद ईच अदर इज कॉल्ड। एक ऐसी साइंस जो डील करती है कि कैसा रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट में। फिजिकल इन्वायरमेंट में आपकी एयर आ जाती है, वाटर आ जाता है, लैंड आ जाता है। इन सब के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है, इसको डील करने वाली साइंस को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट या इकोलॉजी। तो ये कौन सी साइंस होती है? इकोलॉजी। इकोलॉजी एक साइंस होती है जो डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इकोलॉजी, यहाँ पर आपने कुछ फैक्चुअल डेटा समझना है और पेपर के लिए याद रखना है। इकोलॉजी टर्म को कॉइन करा था, किसने कॉइन करा था? अर्नस्ट हाइकल ने। पहले आपने याद रखना है, अर्नस्ट हाइकल ने इसको कॉइन करा था टर्म को। कब किया था? 1866 में, ये आपने याद रखना। और अगर हम देखें पहली बार इसको यूज किया था, जो ऑथेंटिकली वे में यूज किया था, वो किया था रिटर ने। किसने किया था? रिटर ने। ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट आपने तीन चीजें याद रखनी है। एक तो फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं? इकोलॉजी का फादर बोलते हैं
अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ये है फादर ऑफ इकोलॉजी। अगर बोले फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है, तो ऑडम, पॉल ऑडम को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। ये आपने याद रखना। अगर आपको पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा, इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोला जाता है। तो ये तीन चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी पॉल ऑडम, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। और टर्म किसने कॉइन करे थे? अर्नस्ट हाइकल ने 1866 में। ठीक है, अब जैसे इन्वायरमेंट टर्म एजी टांसले ने दी थी, तो ये सब चीजें आपने याद रखनी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्मन मेयर ने दिया था। ये कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज बाय न्यूट्रिएंट दैट कॉज ग्रेट डैमेज टू इकोसिस्टम इज नोन एज। कई बार क्या होता है, जैसे सपोज कर इंडस्ट्रीज का वेस्ट वगैरह वाटर में चल जाता है ना, जैसे लेक्स में, पॉन्ड्स में, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं वाटर बॉडीज में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और नन ऑफ अबव। इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। अब इस प्रोसेस से ना, ये कह रहे हैं ना, ग्रेट डैमेज होता है इकोसिस्टम में। जैसे सपोज करो एक पॉन्ड है, तालाब है, एक लेक है, मान लेते हैं फ्रेश वाटर लेक। अब अगर उसमें न्यूट्रंस बढ़ रहे हैं ना, अगर उसमें न्यूट्रन बढ़ रहे हैं, जब भी न्यूट्रन बढ़ जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर उसमें न्यूट्रन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उन न्यूट्रंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रन को तोड़ने की कोशिश में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगी। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन कम होने की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं यूट्रॉफिकेशन जो है वो एक ग्रेट डैमेज कॉज करता है किसको? हमारे इकोसिस्टम को। तो आपको यूट्रॉफिकेशन का कंसेप्ट जो है वो समझ होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से बहुत ज्यादा एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। और ये कंसेप्ट दिया था लिंडेमैन ने, आई थिंक 1942 में। ठीक है, ये देख लेना आप, 1942 में दिया था इसने कंसेप्ट की एक एनर्जी लेवल से, ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती है। और इसका पायरामिड हमने देखा था अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टाइगर इज नॉट रेजिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। इनमें से कौन से नेशनल पार्क में टाइगर नहीं पाया जाता है? वेदर इट इज रणथंबोर नेशनल पार्क, सुंदरबांस नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा? गिर नेशनल पार्क। देखो गिर नेशनल पार्क आपको पता है कहां पर है? गिर गुजरात, गिर की पहाड़ियां भी गुजरात में, तो ये गुजरात में। ये जो है ये एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लाइन के लिए। इसको 1965 में डिक्लेयर करा था नेशनल पार्क। यहाँ पर टाइगर नहीं पाए जाते। रणथंभौर राजस्थान में, यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं। सुंदरबान जो है आपको पता है, सुंदरबन कहाँ पर? वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, तो यहाँ पर तो रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, हेले नेशनल पार्क इसको कहते हैं, उत्तराखंड में ये पहला नेशनल पार्क है, और यहाँ पर भी बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। तो ये आप चीजें याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी इज। एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जैसे सपोज करो एक ओशन की बात करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसमें प्रोडक्टिविटी के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? मतलब अगर वो फैक्टर कम होगा तो कम प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। क्या? एयर होती है, सॉइल होती है, लाइट होती है, वाटर। तो कौन सा फैक्टर होता है लिमिटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम भी हो सकती है? दैट इज लाइट। होता क्या है बेसिकली, देखो ये अगर आपकी जो ओशन है, ठीक है, ओशन है, तो देखो फोटोसिंथेसिस होने के लिए किसकी जरूरत है? सनलाइट की जरूरत है। ठीक है, जो जो भी एनिमल्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस तभी करेंगे जब सनलाइट मिले। अब सनलाइट अपर रीचेस में तो जाएगी ओशन के, बट वो डीप जो लेयर्स होती हैं, जिनको बेंथल लेयर वगैरह कहते हैं, डीप जोन में, इतना डीप आपने नहीं जाना, वहां पर सनलाइट जो है नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहां पर प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो ये जो लाइट है वही लिमिटिंग फैक्टर है फॉर प्रोडक्टिविटी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेशनल पार्क्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमें पता है कि नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट होते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। विच नेशनल पार्क इज ओल्डेस्ट इन इंडिया? सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा नेशनल पार्क जो है ओल्डेस्ट है इंडिया में? 10 बार मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, कान्हा, या बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हेले नेशनल पार्क भी कहते हैं, हेले नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, 1936 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, और यही हमारा क्या है? सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का।
काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है, आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर हम बात करें कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये तो अभी न्यूज में है बहुत ज्यादा। कान्हा नेशनल पार्क चीताज लाए गए नामीबिया से, यहीं पर रखा गया उनको। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें, ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है पता है? वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए। किसके लिए? वन हॉर्न राइनोसोर्स। तो ये आप याद रखिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आंसर मैंने यहाँ पर डाल दिए, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन कर लें। तो वहां पर पीडीएफ भी शेयर हो जाती है, क्विज भी होते रहते हैं वहां पर, और न्यूज़पेपर भी आपको डेली वहां पर दे दिया जाता है, ठीक है। और कोई भी अगर हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट हो या कोई नया लेक्चर आए तो वो भी हम टेलीग्राम में दे देते हैं, आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और आप प्लेलिस्ट में जाएं, इन्वायरमेंट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पढ़े, इकोनॉमिक्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। आपने अपनी जरूरत के लेक्चर्स आप देखें, एमसीक्यू सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशन सब कुछ है आपके पढ़ने के लिए, आप पढ़ें वहां पर। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, पढ़ाने का वे पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।